तो दोस्तों इस एपिसोड में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हमें वांग को एक नए लुक में दिखाया जाएगा जो कि कुछ टाइम के लिए होगा। उस लुक में भी वो काफी ज्यादा अच्छा ही लग रहा था। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ब्लड टेरिटरी ने फोर अलायंस के ऊपर हमला कर दिया था। फोर अलायंस का ऐसा कोई भी बंदा नहीं था जो यहाँ पर ब्लड टेरिटरी का अच्छे से मुकाबला कर सके। उन लोगों ने तो वू टाई और उसके ड्रैगन को भी वहाँ पर बुरी तरह से घायल कर दिया था। इस वजह से अब यहाँ पर फोर अलायंस का खात्मा हो गया होता है। खात्मा होने से पहले ही वहां पर वांग को वो फर्नेस चाहिए था, तो उस वू टाई से वो उस फर्नेस को हासिल कर भी ले रहा है। लेकिन जैसे वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, ब्लड टेरिटरी के लोग उसे देख लेते हैं और उसके ऊपर हमला शुरू कर देते हैं। लेकिन वांग भी वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसने फर्नेस को लेकर बड़ी आसानी से यहाँ पर कल्टी मार ली थी, जिस वजह से वो यहाँ से बचकर भाग निकला था। तो आप रिव्यू के हिसाब से वांग ने जब अपनी कल्टीवेशन कर ली थी गुफा के अंदर रहते हुए, तो वो उसी नई जगह पर आ गया होता है जहाँ पर ब्लड टेरिटरी ने अपना इलाका बना लिया है, जो कि पहले फोर अलायंस का हुआ करता था। वांग यहाँ पर आकर देखना चाहता था कि असल में यहाँ पर जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, कहीं इनका कुछ बड़ा प्लान तो नहीं चल रहा। हो सकता है आगे चलकर ये बहुत ही बड़ा प्लान बना रहे हो। यही प्लान जानने के लिए वांग यहाँ पर आया हुआ था। उसे यहाँ पर आने के बाद ये पता चलता है कि यहाँ के ज्यादातर लोग जो है ना वो पत्थरों से स्कल्पचर वगैरह बनाने का काम करते हैं। यही वजह थी कि लास्ट एपिसोड में उसने बहुत सारे लोगों को देखा था जो बड़े बड़े पत्थर के साथ उसमें नक्काशी कर रहे थे। वो लोग यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों से नक्काशी करते हुए अलग अलग चीजें बनाते हैं, जैसे कि वो मूर्ति हो गई जो आइस की पावर को फेंक रही थी और उसके सर पर स्नेक वगैरह लगे हुए थे। ये चीज बनाना उनका सबसे मेन जरिया है। यहाँ पर ब्लड टेरिटरी के जितने भी लोग हैं वो लोग सबसे ज्यादा इन्हीं मूर्तियों को बनाने का काम करते हैं और इन मूर्तियों को वो बिल्कुल गॉड की तरह पूजते हैं। जो जितना कमाल के तरीके से उस मूर्ति को बनाएगा वो मूर्ति उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है। इन मूर्तियों को बनाने का काम भी कोई इजी नहीं होता, बल्कि काफी ज्यादा मुश्किल होता है। जो भी इन मूर्तियों को बनाना सीख ले तो वो आगे चलकर अलग अलग इस तरह के स्कल्पचर भी बना सकता है। यही चीज यहाँ पर वांग को पता चली थी। उसी के साथ साथ वांग को ये भी पता चला था कि यहाँ पर जो नई ब्लड टेरिटरी की स्थापना हुई है इसका असल में कोई लीडर नहीं है, बल्कि यहाँ पर छोटे छोटे इलाके को डिसाइड कर दिया गया है और उस इलाके का जो सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर होता है वो उस इलाके को संभालता है। ना कि ऐसा कोई किंग वगैरह हो गया जो पूरे के पूरे ब्लड टेरिटरी की इस वाले इलाके पे कब्जा किया हो। जिस इलाके में वांग मौजूद था उसे इस इलाके के पावरफुल बंदे के बारे में पता चलता है जो कि एक टावर के अंदर रहता है और वो टावर करीब 11 माले का है। जो पावरफुल बंदा जितना ज्यादा पावरफुल होता है उसका टावर भी उतना ही ज्यादा बड़ा होता है। वांग यहाँ पर कह रहा था कि अगर मुझे इस इलाके के बारे में अच्छे से जानकारी निकालनी है ना, तो इससे बेहतर वो पावरफुल वाला बंदा जो इस इलाके को संभालता है वो उसके अलावा कोई नहीं बता सकता। वांग यहाँ पर कुछ देर के लिए अपने कपड़े चेंज कर लेता है ताकि किसी को उसके ऊपर शक ना हो, क्योंकि यहाँ के जितने भी लोग थे वो बहुत ज्यादा ठंडी की वजह से जानवरों की स्किन से बनाए हुए कपड़े पहना करते थे। तो वांग ने भी यहाँ पर उसी तरह के कपड़े पहन लिए थे और वैसे कपड़े पहनने के बाद वो सीधा उस इलाके का जो पावरफुल बंदा होता है उसके टावर के अंदर ही घुस आता है, जिसे देखकर तो वो बंदा भी हैरान रह चुका था कि ये कौन बिन बुलाया मेहमान यहाँ घुस आया। यहाँ पर इनके बीच में कुछ बातें भी हो सकती है जो कि प्रीव्यू में नहीं दिखाई गई, लेकिन यहाँ पर वांग सीधा सीधा आने के बाद अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला अटैक इस टावर का जो मास्टर था उसके ऊपर कर देता है। अटैक करते हुए वो उससे कह रहा था कि मुझे अपनी आइडेंटिटी दे दो। वांग के अटैक के सामने वो बंदा यहाँ पर नहीं टिक पाता और वो अपनी सारी आइडेंटिटी यहाँ पर वांग को दे देता है, जिस वजह से तो वांग अब उसी पावरफुल बंदे के हुलिये में आ चुका था और अब यहाँ पर वांग के ऊपर कोई शक भी नहीं कर पाएगा कि ये वांग ही है या फिर वो पावरफुल बंदा जो कि इस टावर के अंदर रहा करता था। उस बंदे की आइडेंटिटी लेने के बाद वांग उसकी मेमोरी के अंदर घुस जाता है और देखने की कोशिश करता है कि असल में यहाँ पर क्या चल रहा है। उसे पता चलता है कि रेड बटरफ्लाई और बाकी सारे कुछ जो ब्लड टेरिटरी के कल्टीवेटर हैं वो सुजाकुको प्लैनेट की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर गए हुए हैं ताकि वहां से कुछ चीजें ला सके जिसकी मदद से का जो ब्लड टेरिटरी है वो लेवल 5 की कंट्री बन जाएगा, क्योंकि यही तो सुजाकू प्लैनेट की जो अलायंस है उसने वादा किया था इनके साथ कि वो इन्हें मदद करेगा लेवल 5 की कंट्री बनने में। तो वही चीज के लिए रेड बटरफ्लाई और बाकी कई सारे एल्डर वहां पर गए हुए थे। वांग समझ जाता है कि ये लोग यहाँ पर जरूर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, तो जितना हो सकता है मैं उतनी देर यहाँ पर रुकूंगा और रेड बटरफ्लाई के आने से पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। जिसके बाद वांग यहाँ पर स्कल्पचर वगैरह बनाने की टेक्निक को सीखने की कोशिश करने लग गया था। प्रीव्यू में अगले सीन में हमें वहाँ पर एक आइस ड्रैगन भी दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल पत्थर का
बना हुआ था। अब प्रीव्यू में ये तो नहीं बताया गया कि वांग ने उसे बनाया है या फिर वो पहले से ही मौजूद था, लेकिन वांग यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन को सही करने की कोशिश कर रहा था। वो जैसे उसके अंदर थोड़ी सी पावर डालता है, देखते ही देखते वो जो ड्रैगन था वहां पर ऐसा लग रहा था कि जिंदा हो गया। वो ड्रैगन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल भी लग रहा था, जो कि बिल्कुल पत्थर से अब रियल लाइफ में आ चुका होता है। और वो ड्रैगन उसी टावर के अंदर मौजूद था जिस टावर के अंदर अभी यहाँ पर वांग रहने के लिए आया हुआ है। उस ड्रैगन को देखकर तो वांग भी हैरान रह जाता है कि ये तो सच में कमाल का है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है ये। वांग यहाँ पर रहकर कुछ दिन ऐसे ही गुजार देता है और कुछ दिन गुजारने के बाद जैसा कि पिछले एपिसोड के लास्ट में बताया गया था कि फोर अलायंस के कुछ लोग अभी भी हैं जो यहाँ पर ब्लड टेरिटरी के अंदर छुप कर रहते हैं। तो उन्हीं छुपे हुए लोगों में से डार्क सोल सेक्ट वाला बंदा भी था, जो कि पिछली बार जो वॉर हुई थी 5 साल पहले उसमें जिंदा बच चुका था। पिछले 5 सालों में उसने अपने अंदर प्रतिशोध की आग भड़काई और एक गुस्से के साथ वो यहाँ पर आ चुका था ताकि यहाँ पर आने के बाद वो हमला कर सके। वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला अटैक सीधा ब्लड टेरिटरी के ऊपर कर देता है। वो पूरे गुस्से के साथ यहाँ पर कह रहा था कि 5 साल पहले तुमने यहाँ पर हमारा इलाका हमसे छीन लिया था, तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ दोबारा तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए ताकि कोशिश कर सकूं कि हमारी यहाँ पर जीत हो। उस लड़ाई में हारने के बाद मैं अभी तक के अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाया हूँ। यानी कि जो डार्क सोल सेक्ट वाला बंदा था वो रेड बटरफ्लाई के अटैक से उस दिन बच चुका था और 5 साल तक ये छुप कर रहा ताकि खुद को रिकवर कर सके और उसके बाद वो यहाँ पर आकर ब्लड टेरिटरी के साथ फाइट करेगा। लेकिन प्रीव्यू में अभी ये तो नहीं बताया गया कि ये जो अटैक करेगा यहाँ पर इससे कुछ फायदा होगा या फिर नहीं होगा, या उल्टा खुद ही अपनी आइडेंटिटी सबके सामने लाने की वजह से वो ही फंस जाएगा। ये सारी चीजें हमें सीधा एपिसोड में दिखाई जाएगी। ये सारे मैटर यहाँ पर हो रहे थे तब तक वांग अपना इसी जो इलाका था उसमें घूम रहा होता है ताकि इस इलाके को और अच्छे से एक्सप्लोर कर सके। सही यहाँ पर रहते रहते करीब 3 से 4 साल और गुजर चुके थे। इतना टाइम अब बच चुका था कि अब सिर्फ 1 साल बाकी रह गए थे वांग को अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल ब्रेक थ्रू करने में। वांग यहाँ पर थोड़ा डर रहा होता है कि जब वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल ब्रेक थ्रू करेगा तो हो सकता है जो उसकी पावर रहेगी उससे आसपास के लोगों को पता चल जाए कि यहाँ पर कोई बंदा अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल ब्रेक थ्रू कर रहा है, जो कि वांग बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो जब अपना ब्रेक थ्रू करेगा तो वो कहाँ करे जहाँ पर ज्यादा लोगों को पता न चले कि उसने यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू किया है, क्योंकि अब 1 साल से भी कम का टाइम बचा था ब्रेक थ्रू करने में। तो उसे जल्द से जल्द कोई जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर वो ब्रेक थ्रू कर सकता है। वांग को याद आता है कि ब्रेक थ्रू करने के लिए सबसे बेस्ट जगह कोई और नहीं बल्कि उसकी साउथ कंट्री है जहाँ पर वांग पैदा हुआ था और जहाँ पर उसने अपना बचपन गुजारा। वो कह रहा होता है कि वहाँ पर ना ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है और वहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर अकेले जाकर मैं शांति से अपना ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर सकता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से सीधा साउथ कंट्री ही जाना चाहिए। मैं वहीं पर जाकर आराम से अपना ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करूंगा। जिसके बाद वांग वहाँ से टेलीपोर्टेशन वाले पोर्टल को ढूंढने के लिए निकल जाता है ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ से सीधा साउथ कंट्री में पहुंच सके। अब वो यहाँ से बाहर निकल रहा था तो उससे वो जानवरों वाले कपड़े जो उसने पहने थे यहाँ पर रहने के लिए उसे भी चेंज कर देता है, क्योंकि जब तक वो यहाँ पर रह रहा था तभी तक कि उसे अपनी आइडेंटिटी छुपाने की जरूरत थी। उसके बाद तो उसे कुछ जरूरत थी ही नहीं, इसलिए वो अपना वापस से पुराने वाले लुक में आ जाता है और उसके बाद वो वहाँ से पोर्टल के पास जाने के लिए निकल चुका था। वो कह रहा था कि बहुत दिन का इंतजार किया है लेकिन अब आखिरकार यहाँ पर मेरा ब्रेक थ्रू होने ही वाला है, वो भी 1 साल के अंदर। उम्मीद है कि उसमें कुछ गड़बड़ी ना हो और मैं आराम से अपना ब्रेक थ्रू कर जाऊं। लेकिन वहाँ किस तरह से ब्रेक थ्रू करेगा वो तो अभी हमें नहीं बताया जाता। जिस सीन के साथ ही ये प्रीव्यू वाला पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।